हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हमारा 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैलेंज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं ईजीली इन द टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप कंप्लीट जो है वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी करा चुका हूँ। मैं 2-3 टॉपिक रह गए हैं, वो अभी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप ज़रूर पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आते हैं हम, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत ही सुना होगा हर जगह पे, जो आपने कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है, इसके खिलाफ आया है। ठीक है, तो आपको दिमाग में आता होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। ये कोर्ट तो है, बट सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसमें क्या खासियत है, इसके जजेस कैसे होते हैं, उनको जजेस कैसे चुने जाते हैं, पूरी चीज़ों के बारे में मैं क्लियरिटी करने वाला हूँ। चलो दोस्तों, देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करूं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 124 आर्टिकल से लेकर 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट डील करता है। विशेषकर अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जो है 124 जो आर्टिकल है, अगर मैं बात करूं तो वो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और पार्ट जो है 5 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। ये अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। ठीक है, जो और इनैगोरेटेड यानी कि जिसका इनैगोरेशन हुआ था वो हुआ था जनवरी 28, 1950 को। तो 1950 को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और जो अडॉप्टेड फ्रॉम कहाँ से, कब से अडॉप्ट किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, 124 क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है ये सक्सीडरी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, पहले जो होता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है उसने रिप्लेस किया ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जो है, उसके बाद फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सक्सीड किया। पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहलाने लगा। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इनिशियली जजेस क्या थे। पहले जो 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट आता है, पहले फिक्स जजेस होते थे, जैसे 8 जजेस में थे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, और 7 अदर जजेस होते थे, तो 8 जजेस थे। लेकिन 1956 में, ठीक है, नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 लेकर आए। ठीक है, नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 लेकर आए, जिसमें उसके बाद जो है पार्लियामेंट ने 1956 में जजेस की संख्या बढ़ा दी और 10 कर दी। ठीक है जी, फिर 60 में 13 कर दी, 77 में 17 कर दी। ठीक है, और 86 में 26 कर दी। ठीक है जी, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही है जी। 2009 में 31 कर दी, फिर 2019 में 34 कर दी। इस वक्त जो जजेस की संख्या है वो 34 है। कितनी है? 34 जजेस है, जिसमें से 33 अदर जजेस हैं, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है? एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अदर 3 जजेस जो हैं वो अदर जजेस हैं। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का। यार देखो, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि अपॉइंटमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट मैं बता देता हूँ। पहले तो अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करूँ, ये प्रेसिडेंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन, किसके साथ में कंसल्ट करके, विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नेसेसरी। मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, जो अदर जजेस होते हैं उनकी कंसल्ट करने के बाद। ठीक है जी, अदर जजेस को कंसल्ट करने के बाद जो है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है आपका अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो होता है सीनियर मोस्ट जजेस को ही एक तरह से उनसे ही जो है डिस्कशन कंसल्टेशन होता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट के साथ में अदर जजेस कैसे करते हैं? अदर जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट करते हैं विद द कंसल्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके कंसल्ट के साथ में जो है प्रेसिडेंट जो है वो
अदर जजेस की अपॉइंट या फिर नियुक्ति करते हैं। ठीक है जी। एक चीज़ और है, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में यानी कि 124 में ये कहा गया पार्लियामेंट जो है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज कर सकती है जो है लॉ जजेस को। जैसे मैंने बताया 31 जज कर दिए, फिर 33 34 कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ही करा क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर दे रखी है। ठीक है जी। और अगर अगली चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगली चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कैन चेंज प्लेस या फिर सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बट ओनली अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है कि आप मान लो अभी दिल्ली में सीट है, ठीक है, दिल्ली में जाके कहीं और भी सीट जो है वो आपकी प्लेस कर सकती है, चेंज कर सकते हैं, बट ओनली अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंपलसरी, तभी जो है वो सीट चेंज की जा सकती है। तो 130 के तहत यही होता है। ठीक है जी। चलिए आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होती है कि भाई हम बहुत सारे जो होते हैं वो जजेस बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सपना देखते हैं, तो वो क्वालिफिकेशन क्या होती है? पहले तो ये है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी जज ऑफ द हाई कोर्ट 5 ईयर, 5 साल के लिए जो है जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, या फिर आप हाई कोर्ट में 10 साल तक जो है आप एडवोकेट हो। ठीक है जी। तो क्या सिटीजन ऑफ इंडिया, इन दोनों में से एक आप चाह सकते हो, तो या तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए जो हाई कोर्ट का जज एडवोकेट होना चाहिए। अब दूसरी बात है एज, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है, नो मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन में नो मिनिमम एज है, मिनिमम एज कुछ नहीं दिखाया गया कि कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है? नॉट फिक्स्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स नहीं किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं बताया कि कितने साल तक जो है इनका टेन्योर हो सकता है, लेकिन जो है उनकी 65 साल एज तक, अगर ये आप 65 साल हो गए हैं तो वहाँ तब तक जो है आप जो है जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। ठीक है जी। रिज़ाइन जो है ऑफिस तो द प्रेसिडेंट को रिज़ाइन दे सकते हैं कभी भी। ठीक है। रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द पार्लियामेंट रिकमेंडेशन, रिमूव कब हो सकते हैं? बाय द प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन, पार्लियामेंट जो है अगर रिकमेंड करेगी तभी रिमूव कर सकते हैं, उनका भी प्रोसीजर अलग है। ठीक है जी। चलो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आए थे। ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आए थे। उसमें क्या था कि एक ऐसे एज अ यूपीएससी जैसे सिलेक्ट करती है ऐसे ही जुडिशरी कमीशन जुडिशियल सर्विसेज की अपॉइंट करना था, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया और इसको गैर संवैधानिक जो है, गैर संवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। भाई सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर रहे हो तो वही करेगा ही। ठीक है, बट ये सही चीज़ थी। चलो अब बात करते हैं रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कैसे किया जा सकता है? ये बहुत टेढ़ी खीर है, बट कैसे रिमूव करते हैं समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए क्या है, एक एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो कि रेगुलेट करता है प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या होता है कि रिमूवल मोशन लेके आते हैं, रिमूवल मोशन लेकर आते हैं, क्या आते हैं? रिमूवल मोशन लेकर आते हैं। ठीक है जी। ये जो रिमूवल मोशन है साइंड बाय द लोकसभा में अगर हैं, अगर आप लोकसभा में मोशन लेकर आते हैं तो 100 मेंबर्स जो हैं लोकसभा में साइन किए जाने चाहिए, अगर राज्यसभा में तो 50 मेंबर साइन किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी में भी आप मोशन लेके आ सकते हैं। लोकसभा में लेके आ रहे हैं तो 100 मेंबर साइन करेंगे मोशन पर, और राज्यसभा में तो 50 मेंबर साइन करेंगे मोशन पर। ठीक है, उसके बाद रिमूवल मोशन ले आए, फिर उसके बाद स्पीकर बताएगा कि भाई कि क्या जो आपने जजेस पर एलिगेशन लगाया है कि वो ठीक है या गलत है, तो उसके हाथ में है कि वो उसको एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, एडमिट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ भाई, तो इस पर जो है कि उसने एक्सेप्ट कर दिया, स्पीकर या फिर चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, कि हाँ भाई इसमें एलिगेशन जो है वो ठीक है, तो चलो ठीक है एडमिट कर दिया। उसके बाद एक जो है मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, 3 मेंबर जो है कमेटी बनाई जाएगी। कितनी? 3 मेंबर की एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाएगी टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 मेंबर जो है कमेटी को बनाया जाएगा टू इन्वेस्टिगेट द मैटर कि क्या ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ठीक है या नहीं है।
क्योंकि चीफ जस्टिस है, जजेस हैं, तो उन पे थोड़ा तो रहेगा ही। तो कमेटी बनाई जाएंगी 3 मेंबर की। 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन शामिल होंगे ये मैं बता देता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर अदर जजेस हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर चीफ जस्टिस के ऊपर ही है तो अदर जजेस या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो, और एक डिस्टिंग्विश्ड जज, कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जो जाने माने जज होंगे उनके ऊपर ये 3 जजेस की क्या होगी, एक कमेटी बैठेगी। अब यार सोचने वाली बात है, इसमें क्या रिमूव कर लोगे, 3 जजेस हैं, वो भी जजेस हैं, जज वालों को साथ देते हैं, आपका क्या साथ देंगे। चलो ठीक है, इस पर कोई, ये कुछ अलग डिबेट का मैटर है। ठीक है, तो 3 मेंबर कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी कि वो जज की ही इन्वेस्टिगेशन जज ही करेंगे। कहने की बात ये है, मोटा मोटा ये समझ लो। ठीक है जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद डिस्टिंग्विश्ड जजेस। ठीक है, और ग्राउंड क्या होगा भाई, आप किसी ग्राउंड पे तो आप क्या करोगे, देखो कोई ग्राउंड तो होगा कि रिमूवल के लिए कि हाँ ये दोषी इस चीज़ में, तो 2 ही ग्राउंड है इसके पास, 2 ग्राउंड। या फिर मिसबिहेव करने वाले, अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो तो रिमूव के लिए ग्राउंड हो सकता है, या फिर इनकैपेसिटी, आप सक्षम नहीं हो, किसी भी कार्य करने को सक्षम नहीं हो, या फिर मिसबिहेवियर कर रहे हो, इन 2 केस से पे ही, इन 2 ग्राउंड्स पे ही आप रिमूव कर सकते हो जज को। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। अगर जो है जज जो है वो गिल्टी पाया जाता है, इस मतलब ये जो कमेटी, ठीक है 3 मेंबर की कमेटी कहती है कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये गिल्टी पाई जाती है। ठीक है जी, अगर वो कहती है कि गिल्टी है, ये 3 मेंबर की कमेटी वो फाइंड करती है कि गिल्टी है, तो ये मोशन को कंसिडरेशन के लिए अपने पास रख लेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए रख लेंगे। उसके बाद जो पास ईच हाउस इज बाय द स्पेशल मेजोरिटी, फिर जो पास होगा, जो मोशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द हाउस, फिर 2/3 ऑफ द प्रेजेंट ऑन वोटिंग। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी से ईच हाउस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो है मोशन को पास कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा एड्रेस करने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो पास द ऑर्डर टू रिमूवल, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर पास करेंगे कि हाँ भाई इस जज को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो रिमूव हो जाएगा। हालांकि अब तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का अभी तक इम्पीच नहीं हो पाया है। ठीक है जी, समझ लो अब बात को। तो दोस्तों ये था, ठीक है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर और रिमूवल का प्रोसीजर। रिमूवल हो गए। चलो अगली कुछ कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है कि आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, क्या है? ठीक है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, इसमें भी एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग, मतलब मान लो कोई जज वैकेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो है वो सीट वैकेंट हो गई है किसी कारणवश, या फिर टेम्परेरी अपसेंट है, कहीं गए हुए हैं, या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अनेबल टू परफॉर्म, ये चीज़ें 3 चीज़ें हैं। मान लो उनकी सीट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट खाली है, या फिर टेम्परेरी कहीं गए हुए हैं, या फिर अनेबल टू परफॉर्म है, कोई बीमार उमार है, कुछ भी। ठीक है, इस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस एक तरह से प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी, किसको? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। एक चीज और है कि 126 सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट 226 223 यानी कि 223 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिटायर जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, रिटायर है अगर कोई, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन नॉट क्लेम द पेंशन ऑफ रिगार्ड ऑफ चीफ जस्टिस। मान लो अगर एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है और रिटायर है, उनको बनाया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो क्लेम नहीं कर सकते कि भी उन्हें पेंशन चाहिए, इनकी भी, चीफ जस्टिस की भी पेंशन चाहिए। वो पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो रिटायर है, उनको पेंशन ऑलरेडी पहले से मिल रही है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब एडहॉक जज क्या होता है? एडहॉक मैंने पिछली एडहॉक कमेटी भी बताई थी। एडहॉक कमेटी मतलब क्या होती है? टेम्परेरी। तो टेम्परेरी जो है एडहॉक कमेटी टेम्परेरी, ऐसी एडहॉक जज होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं। लैक ऑफ कोरम, मान लो कभी कभी क्या होता है, जो चीफ जजेस होते हैं, जजेस मान लो मैंने कहा 34 जजेस हैं, 33 अलग जजेस हैं, एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो 33 जजों में से कुछ जज जो है वो कम है। ठीक है जी, कुछ जज जो है वो कम है, तो एक तरह से
उनकी संख्या जो है वो कम है। तो ऐसे में क्या होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट कर सकते हैं जज ऑफ द हाई कोर्ट एज एडहॉक जज फॉर द टेम्परेरी पीरियड। ठीक है जी, ऐसे में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकते हैं अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट से ले सकते हैं कुछ जजेस टेम्परेरी बेसिस पर। ठीक है जी, समझ गए। तो एडहॉक जज कहाँ से ले जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पर जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है जी, लेकिन नॉट मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा के लिए कार्यकाल के लिए नहीं ले सकते हैं। अब ये भी 2 साल तक ही ले सकते हैं, लेकिन विद द कंसल्ट ऑफ द, अब हाई कोर्ट देखो एक बात बताओ, हाई कोर्ट के जजेस को लोगे आप तो कंसल्ट तो किसी से करना पड़ेगा। तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से। ठीक है, और प्रेसिडेंट के कंसल्ट से, प्रेसिडेंट भी बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी टेम्परेरी यानी कि एडहॉक जजेस को नहीं अपॉइंट कर सकते। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। रिटायर्ड जज के बारे में बात कर लेते हैं। रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एक्ट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द सिक्योर टेम्परेरी पीरियड के लिए। मतलब रिटायर्ड जज का भी यूज ले सकते हैं यार, ये समझ रहे हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रिटायर हो गए भाई, रिटायर हो गए, रिटायर होने दो ना यार, उन्हें क्यों दिक्कत में डाल रहे हो, तो रिटायर भी भाई होने दे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस से कि भाई आप जो है एक टेम्परेरी, हमारे लिए टेम्परेरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन जाइए टेम्परेरी पीरियड के लिए, उन्हें रिटायर होने दो भैया, क्या ही कहूँ मैं। और विद द प्रायर कंसल्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें भी प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन जरूरी है। और जो पर्सन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टेम्परेरी बनेगा उसका भी कंसल्ट जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से क्या बनना ही पड़ेगा, यू हैव टू नहीं भाई, उनकी मर्जी है। अगर वो जज बनना चाहते हैं तो ठीक है टेम्परेरी पीरियड के लिए, नहीं बनना चाहते तो वो हैं खुश हैं, रिटायर्ड हैं। ठीक है जी, चलो तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का पूरा ब्यौरा। ठीक है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक चीज़ और है कि जो है ये मैं बताता हूँ आपको। 143 के तहत क्या है, प्रेसिडेंट जो है सीख कर सकता है, मांग सकता है ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन भी ले सकता है कुछ सर्टेन मैटर्स पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई लॉ पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, डिस्प्यूट अराइविंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और मैटर रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, चलो इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड जो है वो रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है, बट जो है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और मैटर रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें हैं कुछ, इन पे भी जो है मैटर पे जो है सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन अपना ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, जिससे कि डिसीजन सही से ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है जी, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो शेयर कर देना यार, है ना, शेयर कर देना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे हम हाई कोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।